नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को पेपर फर्स्ट के इंडो ग्रीक शासकों पर अपना व्याख्यान दूंगी। तो बैक्टीरियन यूनानी पर हम चलते हैं कि हिंदुकुश पर्वत के पार उत्तरी अफगानिस्तान में बल्ख के आसपास का प्रदेश जो है वह बैक्टीरिया कहलाता है। भारतवर्ष पर आक्रमण करते समय सिकंदर ने यहाँ एक यूनानी उपनिवेश बसाया था। बैक्टीरिया अपनी उर्वर भूमि के लिए प्रसिद्ध था। सिकंदर के आक्रमण के समय यहाँ बहुत से यूनानी बस गए थे और सिकंदर ने इस प्रदेश का शासन एक यूनानी गवर्नर को सौंप दिया था। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का बंटवारा हुआ, जिसके अंतर्गत बैक्टीरिया तथा पार्थिया के प्रदेश सेल्यूकस को प्राप्त हुए थे। डायोडोटस प्रथम यद्यपि बैक्टीरिया के निवासी यूनानियों के अधीन थे, परंतु वे बाहरी अधीनता स्वीकार करने को कभी भी तैयार नहीं थे, इसलिए वे सदैव ही विद्रोह की प्रवृत्ति बनाए रखते थे। 250 ईसा पूर्व के लगभग डायोडोटस ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। यह बड़ा ही प्रभावशाली और पराक्रमी शासक था। यह बैक्टीरिया और सांडियाना का गवर्नर भी रह चुका था। इस समय सीरिया का शासक एंटीओकस सेकंड यानी कि द्वितीय था। डायोडोटस प्रथम ने एंटीओकस द्वितीय के विरुद्ध विद्रोह किया और बैक्टीरिया में अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया। 247 ईसा पूर्व में एंटीओकस द्वितीय की मृत्यु हो गई थी और उसके पुत्र सेल्यूकस द्वितीय सीरिया का राजा बना था। उसने पार्थिया के विरुद्ध अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए अपनी बहन का विवाह डायोडोटस प्रथम के साथ कर दिया था। इस प्रकार उसने बैक्टीरिया के स्वतंत्र राज्य को समान स्तर पर मान्यता देकर उसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लिए थे। डायोडोटस सेकंड 230 ईसा पूर्व में डायोडोटस प्रथम की मृत्यु हो गई थी और उसका पुत्र डायोडोटस द्वितीय गद्दी पर बैठा था। उसने अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए पार्थिया के राजा से संधि करी थी और कुछ समय पश्चात ही कहते हैं यूथिडेमस नामक एक सरदार ने डायोडोटस द्वितीय की हत्या करके सिंहासन को छीन लिया था। यूथिडेमस प्रथम सेल्यूकस द्वितीय की मृत्यु के बाद एंटीओकस तृतीय सीरिया का सम्राट बना था। वह एक महत्वाकांक्षी शासक था। वह बैक्टीरिया को पुनः अपने अधीन करना चाहता था। अतः 208 ईसा पूर्व के लगभग एंटीओकस तृतीय ने एक बड़ी सेना लेकर बैक्टीरिया पर आक्रमण किया। 2 वर्ष तक दोनों पक्षों में युद्ध होता ही रहा। अंत में यूथिडेमस ने संधि की याचना करते हुए एंटीओकस तृतीय को विश्वास दिलाया कि वह जो सेल्यूकस वंश है वह उसका सेल्यूकस वंश का वह विरोधी नहीं है और यूनानी सम्राट से भी उसकी कोई शत्रुता नहीं है। एंटीओकस तृतीय पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ा और उसने यूथिडेमस को बैक्टीरिया का स्वतंत्र शासक स्वीकार कर लिया। इसके अतिरिक्त एंटीओकस ने अपनी पुत्री का विवाह भी यूथिडेमस के पुत्र डिमेट्रियस के साथ कर दिया था। बैक्टीरिया के साथ शांति स्थापना के बाद एंटीओकस ने 206 ईसा पूर्व के लगभग हिंदुकुश पर्वत को पार करके भारत में प्रवेश किया था और सीमा प्रदेश के भारतीय शासक सुभगसेन पर आक्रमण किया था। सुभगसेन गांधार के राजा वीरसेन का कोई संबंधी था। पोलिबियस के अनुसार एंटीओकस को सुभगसेन के विरुद्ध अधिक सफलता नहीं मिली और उसने सुभगसेन के साथ एक संधि कर ली, मतलब संधि करना ही उसने उचित समझा था। यद्यपि उसके अभियान का भारतीय इतिहास में कोई महत्वपूर्ण प्रभाव प्रतीत नहीं होता है, परंतु इतना अवश्य है कि इससे बैक्टीरियन सम्राटों को इस ओर बढ़ने के लिए प्रेरणा प्रदान कर दी गई थी। भारत पर यूनानी आक्रमण। यूथिडेमस। कुछ विद्वानों का मत है कि यूथिडेमस ने भारतवर्ष पर आक्रमण कर उसके प्रदेशों पर अपना अधिकार स्थापित किया था। इनका कहना है कि रावलपिंडी में यूथिडेमस की कुछ मुद्राएं हमें प्राप्त हुई हैं, परंतु अधिकांश विद्वान इस कथन को सही नहीं मानते। इसका प्रमुख कारण यह है कि कोई भी यूनानी साक्ष्य यूथिडेमस को भारत विजेता नहीं कहता है। जहाँ तक मुद्राओं का प्रश्न है, वे संख्या में बहुत कम हैं और उनके आधार पर उसे भारत विजेता घोषित नहीं किया जा सकता। डिमेट्रियस
यह प्रथम इंडो ग्रीक शासक था जिसने भारतवर्ष में अपना राज्य स्थापित किया था। यह यूथिडेमस का पुत्र था और अपने पिता के समय में उसने अनेक सैनिक अभियानों में भाग लिया था। वह बड़ा ही महत्वाकांक्षी और सिकंदर महान की भांति अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। यूनानी विवरणों से उसे भारत का राजा लिखा, विवरण जो है यूनानी, उसमें उसे भारत का राजा लिखा गया है। इसमें संदेह नहीं है कि भारत की विजय करते हुए वह दूर तक मध्य देश में चला आया। उसने 183 ईसा पूर्व में अपने दो प्रधान सेना नायकों मिनेंडर और अपोलोडोटस के साथ भारत पर आक्रमण किया था। तक्षशिला पहुंचकर उसने अपनी सेना को दो भागों में बांट दिया था। एक भाग मिनेंडर के नेतृत्व में, जो कि साकल, मथुरा, पांचाल, साकेत, कुसुमध्वज को जीतने के लिए पूर्व की ओर भेजा गया, और दूसरा भाग सिंधु नदी के रास्ते से अवंती, माध्यमिका, विदिशा जीतकर मथुरा पहुंच जाने के लिए अपोलोडोटस के नेतृत्व में रवाना हुआ था। भारतीय इतिहास साहित्य जो है इसमें भी यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि ने अपने महाभाष्य में लिखा है कि यवनों के साकेत और यवन जो जाति है उसने साकेत और माध्यमिका को घेरा। विद्वानों का विचार है कि यह यवन नेता डिमेट्रियस ही था। इसी प्रकार गार्गी संहिता से भी हमें ज्ञात होता है कि यवनों ने मथुरा, पांचाल, साकेत पर आक्रमण किए थे और उसके पश्चात वो कुसुमध्वज यानी कि पाटलिपुत्र तक पहुंच गए थे। अनेक विद्वानों का मत है कि गार्गी संहिता में जिस यवन राजा के आक्रमण का उल्लेख है वह डिमेट्रियस ही था। डॉक्टर राजबली पांडे का मत है कि मध्य देश, मध्य भारत, राजस्थान, पूर्वी पंजाब में यवनों के पैर नहीं ठहर सके, किंतु सीमांत पश्चिमी पंजाब और सिंधु में डिमेट्रियस ने अपना अधिकार जमा लिया। पुष्यमित्र शुंग ने डिमेट्रियस के मगध पर अधिकार करने के प्रयास विफल किए थे और उसे अपने राज्य से खदेड़ दिया था। यूक्रेटाइडिस, जिस समय डिमेट्रियस भारत विजय में संलग्न था, कहते हैं उसी समय उसके अपने देश बैक्टीरिया में उसके विरुद्ध विद्रोह हो गया था। यूक्रेटाइडिस नामक एक सेनापति ने बैक्टीरिया के राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। विद्रोह का समाचार सुनकर डिमेट्रियस बैक्टीरिया पहुंचा, परंतु उसे यूक्रेटाइडिस के विरुद्ध युद्ध में सफलता नहीं मिली थी। अतः वह पुनः भारत की ओर लौटा और यहीं पंजाब और सिंध तक के प्रदेशों का शासक बनकर संतुष्ट रहा। इसके थोड़े दिनों बाद ही डिमेट्रियस की मृत्यु हो गई थी और डिमेट्रियस की भांति यूक्रेटाइडिस ने भी भारत पर आक्रमण किया और अनेक प्रदेशों पर अधिकार किया। जस्टिन महोदय के अनुसार यूक्रेटाइडिस ने भारत को जीता, 1000 नगरों का अधिपति बना। पश्चिमी पंजाब में यूक्रेटाइडिस की मुद्राएं मिली हैं, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि उसने पश्चिमी पंजाब पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था, परंतु यूक्रेटाइडिस अधिक दिनों तक अपने जीते हुए राज्य का उपभोग नहीं कर सका था। इतिहासकार जस्टिन के अनुसार उसके पुत्र हेलियोक्लीज ने उसका वध कर दिया और बैक्टीरिया का राज सिंहासन प्राप्त कर लिया। हेलियोक्लीज बैक्टीरिया का अंतिम यवन राजा था। उसके शासनकाल में बैक्टीरिया पर शकों के आक्रमण शुरू हो गए थे और उन्होंने शीघ्र ही वहां से यवन शासन का अंत भी कर दिया था। यद्यपि शकों के आक्रमण के कारण बैक्टीरिया से यूक्रेटाइडिस के राजवंश का अंत हो गया था, परंतु उसके साम्राज्य के भारतीय प्रदेश बाद में भी हेलियोक्लीस की अधीनता में बने रहे थे और वहाँ स्वतंत्र राजा के रूप में शासन वो करते रहे थे। इसी प्रकार यूनानी भारत दो भागों में बट गया था। पहला पूर्वी भाग, जिसके ऊपर यूथिडेमस के वंशजों का राज्य था और जिसकी राजधानी साकाल यानी कि सियालकोट थी। दूसरा पश्चिमी भाग, जिसके ऊपर यूक्रेटाइडिस के वंशजों का अधिकार था और जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। एंटीयालकिड्स, यूक्रेटाइडिस के वंशजों में एंटीयालकिड्स नामक शासक का भारतीय साहित्य में उल्लेख मिलता है। इस शासक के सिक्के तक्षशिला में बड़ी संख्या में मिले हैं। ये सिक्के भारतीय और यूनानी दोनों ही लिपियों में खुदे हैं। इस पर अंकित राजा के चित्र से यह प्रतीत होता है कि यह राजा विजेता भी था। विदिशा के गरुड़ स्तंभ लेख से प्रकट होता है कि तक्षशिला के राजा एंटीयालकिड्स ने अपने राजदूत हेलियोडोरस को
भारतीय नरेश भागभद्र की राजसभा में भेजा था। एंटियालगेट्स के पश्चात इस वंश के अन्य यवन राजा बिल्कुल न गण्य थे। हर्मियस यूक्रेटाइडिस के यवन वंश का अंतिम प्रतिनिधि था। वह लगभग 50 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। उसका राज्य काबुल की घाटी तक ही सीमित था। इस समय तक यूनानी शक्ति जो थी वो बिल्कुल क्षीण हो चुकी थी। चारों ओर से पल्लवों, शकों, कुषाणों की शत्रुता से घिरा हुआ था। अंत में लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में कंधार देश के पल्लवों यानी कि पार्थियनों ने उसे परास्त कर काबुल पर अधिकार कर लिया था और कुछ सिक्कों पर हर्मियस और कुजुल कडफिसिस के नाम संयुक्त शासकों के रूप में दिए गए हैं। कुजुल कुषाण वंश का शासक था। कुछ विद्वानों ने इसी कारण इस वंश का अंत कुषाणों द्वारा मानने का प्रयास किया है। संभव है कि पहले एक भाग में इसकी सत्ता का अंत पल्लवों ने किया हो और कुछ दिन बाद काबुल के भाग में इसके वंशजों की सत्ता का अंत कुषाणों ने किया हो। मिनेंडर डिमेट्रियस के पश्चात यूथिडेमस वंश का सबसे प्रतापी जो राजा था वो मिनेंडर हुआ है। स्ट्रेबो कहते हैं कि मिनेंडर इंडो ग्रीक राजाओं में सबसे महान था। उसका जन्म साकल से 200 योजन दूर अलसंद नामक द्वीप में कालसी नामक गांव में हुआ था। मिलिंद पन्हो नामक बौद्ध ग्रंथ में इसे एक राजवंश से संबंधित बताया गया है, परंतु टार्न महोदय कहते हैं कि मिनेंडर रक्त से राजवंशी नहीं था और वह एक सामान्य कुल में उत्पन्न हुआ था और अपनी योग्यता के कारण डिमेट्रियस का सेनापति बना था। डिमेट्रियस और अपोलोडोटस की मृत्यु के बाद यूथिडेमस राजवंश में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो भारतवर्ष के यूनानी राज्य को सुरक्षित रखता। अतः यह भार मिनेंडर के ऊपर आ गया। अतः उसने राजवंश के से संबंध स्थापित करने के लिए डिमेट्रियस की पुत्री जो थी एगाथोल्किया से विवाह किया था। यूनानी लेखकों से ज्ञात होता है कि मिनेंडर एक महान विजेता, एक विशाल राज्य का स्वामी था। कहा जाता है कि उसने डिमेट्रियस के सेनापति के रूप में साकेत, पाटलिपुत्र तक आक्रमण किए थे, परंतु डिमेट्रियस के बैक्टीरिया वापस लौटने के बाद उसे भी अपने विजित प्रदेशों में अपना अधिकार हटाना पड़ा था, यानी कि छोड़ना पड़ा था। इसके बाद वह डिमेट्रियस के वंश का ही स्वतंत्र शासक बन गया। इस समय स्वतंत्र शासक के उसने मध्य देश पर आक्रमण किया। संभवतः उसके राज्य की पूर्वी सीमा मथुरा थी, क्योंकि उसके पुत्र स्ट्रेटो प्रथम के सिक्के पूर्व में मथुरा तक मिले हैं। पश्चिम में उसका साम्राज्य गांधार तक फैला हुआ था। पेरोपेनिसेडाई में भी उसकी कुछ मुद्राएं हमें मिलती हैं। अतः विद्वानों का अनुमान है कि पेरोपेनिसेडाई पर भी उसका आधिपत्य रहा होगा। इसके अतिरिक्त स्वात बाजोर के प्रदेश में भी मिनेंडर की 2 मुद्राएं मिली हैं। इसी प्रकार कहते हैं सिनकोट में भी उसका एक पात्र लेख मिला है। इन सब साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि पश्चिम में उसका साम्राज्य गांधार तक फैला हुआ था। पश्चिम भारत में मिनेंडर का राज्य जो है बैरीगाजा तक था। उसकी मुद्राएं सिंधु प्रदेश, सोनीपत और बुंदेलखंड में भी प्राप्त हुई हैं। अतः स्पष्ट है कि ये समस्त प्रदेश मिनेंडर के अधिकार में थे। डॉक्टर DC सरकार के अनुसार मिनेंडर का राज्य अफगानिस्तान के केंद्रीय भागों, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब, सिंध, राजपूताना, काठियावाड़ और संभवतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। अनेक साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि मिनेंडर जो है वो बौद्ध धर्मावलंबी था। उसके कुछ सिक्कों पर बौद्ध धर्म चक्र धार्मिक उपाधि पाई जाती है। प्रोफेसर रेप्सन का कथन है कि मिनेंडर ने केवल एक महान विजेता के रूप में ही नहीं, बल्कि उपनिषदों में वर्णित जन भेजे और विदेह शासक जनक की भांति एक दार्शनिक के रूप में भी ख्याति प्राप्त की है। अब हिंद यवन शासन के कुछ प्रभाव भी हम देखते हैं कि कैसे इनका आपस में एक दूसरे पर प्रभाव रहा है। बैक्टीरिया के यवन राजाओं, जिसमें डिमेट्रियस, मिनेंडर, यूक्रेटाइडिस आदि के आक्रमणों के परिणाम स्वरूप भारतवर्ष के एक बड़े भाग पर यूनानियों का राज्य स्थापित हुआ था।
पश्चिम और उत्तर पश्चिमी भारत में लगभग 150 वर्षों तक यूनानियों का शासन रहा था। यूनानी आक्रांताओं के साथ आने वाले बहुत से यूनानी भारत में ही बस गए थे, इसलिए स्वाभाविक है कि यवनों का भारतीय इतिहास और संस्कृति पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा होगा। इस प्रभाव को हम देख सकते हैं इस तरह से कि धर्म पर क्या प्रभाव पड़ा। भारत के संपर्क में आकर अनेक यवनों ने भारतीय धर्मों को स्वीकार कर लिया। राजा मिनेंडर ने नागसेन नामक एक बौद्ध विद्वान से बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी। बेसनगर अभिलेख से ज्ञात होता है कि हेलियोडोरस नामक एक यूनानी राजदूत ने वैष्णव धर्म को स्वीकार किया था। इस प्रकार धर्म के क्षेत्र में भारतीय यूनानियों से प्रभावित नहीं हुए, परंतु यूनानी ही भारतीयों से प्रभावित हुए और अनेक यूनानी राजपुरुषों ने भारतीय धर्मों से प्रभावित होकर उनके धर्मों को स्वीकार करना शुरू कर दिया था। दर्शन की बात करें तो कुछ विद्वानों का विचार है कि पैथागोरियन दर्शन सांख्य दर्शन से ही लिया गया है। यूनानियों ने इसी भांति भारतीयों से पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत भी ग्रहण किया है, यानी कि भारतीय दर्शन का भी यूनानी दर्शन पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा। साहित्य की बात करें तो इसमें हम लेते हैं सबसे पहले भाषा। टार्न महोदय का मत है कि भारतीयों और यूनानियों के एक दूसरे की भाषा के बहुसंख्यक शब्द ग्रहण किए हैं। भारतीयों ने यूनानियों से ही संभवतः कलम, पुस्तक, सुरंग, मिठाई, केंद्र, कोण आदि शब्द ग्रहण किए। इसी प्रकार यूनानियों ने भारतीयों से मरकट, वैदुर्य, कर्पाश, शर्करा आदि शब्द लिए। दोहा। जैकोबी महोदय ने यह मत प्रस्तुत किया है कि भारतीयों ने दोहा यूनानियों से सीखा है, परंतु कीथ ने इसका खंडन करते हुए लिखा है कि दोहा मिनेंडर के आगमन के पूर्व ही भारतवर्ष में प्रचलित था। नाटक की बात करें तो नाटक के क्षेत्र में यूनानी प्रभाव हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। भारतीय साहित्य में यवनिका शब्द का प्रयोग मिलता है। अनेक विद्वानों का मत है कि नाटकों में पर्दे का प्रयोग भारतीयों ने यवनों से ही सीखा, इसी कारण उन्होंने इसके लिए यवनिका शब्द को उपयोग में लाए हैं। वो चिकित्सा शास्त्र की बात करें तो वोगेल का मत है कि चिकित्सा शास्त्र में भी भारतीयों ने यूनानियों से बहुत कुछ सीखा है। अपने मत की पुष्टि में उन्होंने लिखा है कि चरक के सिद्धांत यूनानी चिकित्सा शास्त्री हिपोक्रेटिस के नियमों के समान ही है, परंतु यह मत तर्कसंगत नहीं है। चरक मौलिक विचारक थे, उनका विवरण भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल है। मुद्रा की बात करें तो मुद्रा निर्माण में भारतीयों ने यूनानियों से बहुत कुछ सीखा है। यूनानियों से पहले भारतीय मुद्राएं अनिश्चित, बेडोल और लेख विहीन होती थी, परंतु यूनानी प्रभाव के अंतर्गत भारत में भी सुडोल, कलात्मक और अभिलेख युक्त मुद्राओं का प्रयोग होने लगा था। यूनानी शब्द द्रम भी भारतीय भाषा में ग्रहण कर लिया गया है। कला की बात करें तो कला में भी यूनानी प्रभाव दिखाई देता है। भारतीय मूर्तिकला पर यूनानी प्रभाव स्पष्ट रूप से पड़ा। इस प्रभाव के कारण एक नवीन शैली का प्रादुर्भाव हुआ जिसे गांधार शैली कहा जाता है। इस शैली की मूर्तियां गांधार में बनी। इनमें जहाँ कहते हैं आत्मा भारतीय है, वहीं शरीर जो है वो विदेशी है। भवन निर्माण का क्षेत्र भी यूनानी प्रभाव से अक्षुण्ण नहीं रहा। तक्षशिला में यवन स्तंभों वाले एक मंदिर और कुछ अन्य भवनों पर यूनानी वास्तुकला का प्रभाव देखा जा सकता है।